नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में एक बार फिर उठापटक शुरू हो चुकी है और इस तरह के माहौल में फिर सवाल यही उठता है कि आप अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सरल जवाब है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छी नींद आएगी रात में और साथ ही साथ ज्यादा झटकों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सीएनबीसी आवाज हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है फायदेमंद फंड, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे फंड्स की जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे ज्यादा इनफैक्ट ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को हेड इक्विटीज रोहित सिंघानिया। इनफैक्ट रोहित कई सारे फंड्स को मैनेज करते हैं और आज खास तौर से चर्चा इनके ऑफ कोर्स टैक्स सेवर फंड की होगी, लेकिन रोहित का काफी सालों से एक्सपीरियंस है मार्केट में और उनसे पहले मार्केट पर ही एक व्यू ले लेते हैं। रोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दुनिया भर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इक्विटीज में और कितनी बिकवाली देखने को मिलेगी। एक के बाद एक कई कंपनियों के डाउनग्रेड्स, कई कंपनियां अपना आउटलुक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से स्टांस काफी साफ है कि इन्फ्लेशन फोकस में रहेगा और उसको नियंत्रण में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरों पर फोकस रहेगा बढ़त की तरफ। ऐसे में इक्विटीज में हमने देखा है प्रेशर आया है। ये बताइए, इस ग्लोबल बिगड़ते सिनेरियो के बीच भारतीय इक्विटी निवेशक कितना सुरक्षित है? क्योंकि जिस दिन डाउ को झटका लगता है, यहाँ पर थोड़ी सी हिचकी हमें भी लगती है। धन्यवाद हर्षिता। अगर आप इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक 2 मिनट में लेना चाहूंगा कि पिछले 2 साल क्या हुआ है, वो दर्शकों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आज आप पिछले 2 साल में देखेंगी, कोविड हुआ, कोविड के बाद सबका ये व्यू था कैसे दुनिया चलेगी, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स में क्या होएगा और कैसे जीडीपी ग्रोथ होएगी या कंपनी ग्रो होंगी। लास्ट 2 साल में हमने देखा हमारे निफ्टी के रिटर्न्स, हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है। यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी पिछले साल, फिस्कल डेफिसिट हाई था। तो बेसिकली लास्ट 2 साल में हमने जो मार्केट की जो बढ़ोत देखी है उसके क्या रीजंस थे और आगे वाले कुछ समय में उनमें क्या चेंज होने वाला है, आई थिंक वो दिमाग पर रखना बहुत जरूरी है। तो पहले आप देखें कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनीज की बहुत ज्यादा थी। इसका क्या रीजन था? एक तो कमोडिटीज ने अच्छा किया, तो कमोडिटी लिंक कंपनीज थी उनको बेनिफिट आया। जो बड़ी कंपनीज थी जिनको सप्लाई चेन जिनके ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए थे, उनने दूसरी छोटी कंपनीज से मार्केट शेयर गेन किया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी लगी। तीसरा, जो आपका बैलेंस शीट हम लोग जो बोलते हैं ना, अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की आप बैलेंस शीट देखें, अगर आप NSE 100 या BSE 200 की जो कंपनीज हैं, आप उनकी बैलेंस शीट लीजिए और देखिए उनके डेट इक्विटी लेवल्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज 2 साल पहले क्या थे और आज क्या है, तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब हम बॉटम अप बोलते हैं ना कि काफी बिजनेसेस ने काफी अच्छी चीजें करी अपने बैलेंस शीट में, मार्केट शेयर गेन किया और कमोडिटी के कारण उनको बेनिफिट हुआ। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी में 2 साल पहले तक आई नहीं रही थी, काफी स्ट्रांग हुई। अब ये जैसा देखा जाए तो क्या है, जो जून का जो क्वार्टर था वो पहला क्वार्टर था जब हमने थोड़ी अर्निंग्स की डीग्रोथ देखी कि अगर आपने सपोज अर्निंग्स बोली थी मार्च में 100 रुपए, तो अब आप बोल रहे हो कि शायद 96 से 97 होंगे। तो ये फर्स्ट है अर्निंग्स डीग्रोथ का साइन। दूसरा, जो हम फिस्कल की बात कर रहे हैं, पिछले सितंबर में अगर आप देखेंगे हमारा फिस्कल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा था, अराउंड $640 बिलियन। आज आरबीआई ने अनाउंस किया है वी आर डाउन टू बिलो 540। तो ये एक नंबर होता है, बट नंबर का मतलब क्या होता है? जब हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे थे तो हमारी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बहुत सी, बैंकों के पास आपको मुझे पैसा देने के लिए इजी अवेलेबल था मनी, उनके SLR सरप्लस थे। आज ये लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ आरबीआई भी चाहती है कि रुपी थोड़ा स्टेबल रहे, कि अगर गिरे या बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, एकदम से झटका नहीं लगे। उसके कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो गए हैं। तो 3 महीने पहले तक जहां हम बोल रहे थे हमारे फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, हमारे इंपोर्ट कवर अच्छे हैं, आज के दिन हमें ये कीनली मॉनिटर करना है कि क्या होता है। हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो ऑलरेडी नेगेटिव में चली गई है, बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। तो अगेन ये जो एक फैक्टर था पिछले 2 साल, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है अवध से। तीसरा, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा किया।
ग्लोबली सप्लाई चेन इशू के कारण, पहले चाइना में, फिर रशिया यूक्रेन के कारण हमारी एक्सपोर्ट्स ने काफी बढ़ोतरी देखी। अभी जैसे कहना है सबका कि शायद यूएस में, यूरोप में रिसेशन होएगा, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं उनमें, उनके रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब मैं ये तीनों चीज देखता हूँ, पिछले 2 साल में क्या हुई थी और अगले 3-6 महीने में कैसे ये प्ले आउट होगी, और इसमें मैं वैल्यूएशन का ओवरले डालता हूँ निफ्टी का, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना जारी है। बट कोई अलार्मिंग बेल ऐसे मुझे नहीं लगती, क्योंकि अलार्मिंग बेल जब लगेगी जब मुझे लगेगा कि हमारे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा ही स्लो डाउन है। ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड, जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लोग स्टैंड स्टिल नहीं है जी, दे आर कंटिन्यूइंग जो लोग ने किया था, राइट। आज हम डीमॉन की बात करते हैं, रेरा, जीएसटी, ये सब रिफॉर्म्स हो गए हैं, उसका अभी टाइम है उसका बेनिफिट लेना हमें। तो आई वुड से नियर टर्म जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और हमारे जो वैल्यूएशंस हैं वो देख के आई थिंक टू बी कॉशियस इट इज द राइट अप्रोच। बट एम आई वरीड और एम आई नेगेटिव इन द मार्केट? आई डोंट थिंक सो, ये मैं कहना चाहूंगा। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि आप बाजार में गिरावट को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन छोटे निवेशकों को चिंता होती है, खासतौर से जब हम हेडलाइन सामने पढ़ते हैं कि डाउ अपने हाई से करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है। अब बीच में ये धारणा बनी थी कि नहीं भैया, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजार डीकपल हो चुके हैं, और फिर डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा और भारतीय बाजारों में जब बिकवाली आने लगी तो लगा कि नहीं, ये डीकपल नहीं, हम तो रिकपल हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति में जहां पर डाउ करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है, इफ एट ऑल भारतीय बाजारों में भी फ्लोज नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। अब तक हमने देखा पिछले 7 सेशंस में करीब 15,000 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आई है, और ये बिकवाली अगर बढ़ती है ऑन अ करेक्टिव साइड, आपको क्या लग रहा है निफ्टी कितना करेक्ट हो सकता है? क्योंकि इस बार एडवांटेज ये है, आप जैसे फंड्स, हमारे जैसे रिटेल निवेशकों की तरफ से हर डिप पे पार्टिसिपेशन लकीली बड़ा है, सो होपफुली वील बी एबल टू बैलेंस इट आउट। लेकिन अगर करेक्शन आना है, हाउ मच वुड इट बी? तो देखिए, जैसे आपने कहा कि जब मार्केट गिरता है तो उसकी चिंता तो मुझे भी है नियर टर्म में, कॉशियस, राइट, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। बट क्या वो मुझे बोलता है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बड़े कैश कॉल्स ले लूं? वो मुझे नहीं लगता है, राइट। ठीक है, बिकॉज टाइम करना तो किसी के हाथ में नहीं है। नाउ कमिंग टू इंडिया डाउनसाइड, अभी आप जब इंडिया डाउनसाइड की बात करते हैं, सब लोग निफ्टी पीई की बात करते हैं, और हम आज क्या है, लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का एवरेज क्या था, तो क्या निफ्टी वो एवरेजेस पे जा सकता है। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो निफ्टी है ना, जो निफ्टी 10 साल 5 साल पहले था, वो निफ्टी अब चेंज हो गया है। जो उसकी कंपनीज हैं, जो कैसी कॉन्स्टिट्यूंट्स जो कंपनीज के हैं, वो सब चेंज हो गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जो सिक्लिकल जो कंपनीज थी, राइट, उनका वेट काफी ज्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे कि उनका स्टॉक परफॉर्मेंस कम हुआ, और जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डाइवर्सिफाइड कंपनीज का भरा, तो ऐसे ऐसे उनकी कंपनीज की पीई, आरओई, जो हम लोग बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सब अलग हैं। तो यस, कंपेयर करने के लिए हमें वो नंबर देखना पड़ता है। तो जब मैं वो नंबर देखता हूँ, ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े 10 साल एवरेज से थोड़ा प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो क्या हम एवरेज पे आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, नेवर से नो इन इक्विटी मार्केट्स। बट आई वुड बी सरप्राइज, जो हमारा फंडामेंटल स्टडी है कंपनीज की, उनके अर्निंग्स की, और जो सेक्टर व्यू है, I would be surprised, if we see a fall of more than maybe 600-700 points on Nifty from these levels. But वही है, हमारा काम है निफ्टी लेवल नहीं प्रिडिक्ट करना। जो कंपनीज हमारे फंड में हम लेते हैं, उनका बिजनेस में ज्यादा फोकस करना है। So I would spend more time on that rather than Nifty levels, because वो it's determined with many other things rather than just fundamentals. रोहित, आपने एक चीज कही कि इस समय आप कैश में नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से कमिटेड है? क्या आपके हाथ में जो भी पैसा है वो फुल्ली कमिटेड है, या फिर थोड़ा सा कैश रखा है? स्टांस क्या है? आपके फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश वर्सेस टोटल इन्वेस्टमेंट? आज के दिन अगर आप हमारा डीएसपी टैक्स सेवर फंड देखें, तो अराउंड 2-2.5% कैश के आसपास होएगा अप्रोक्सीमेटली, व्हिच इज नॉर्मल। सो सी, टेकिंग बिग कैश कॉल्स, इट इज अ टू एज स्वॉर्ड। वन इज, इफ यू आर सीइंग कि सब चीजें खराब हो रही हैं, है ना, क्या हो रहा है, आप बड़ी क्लियर हो। आज के दिन जैसे मैं बोला, वैल्यूएशन देख के, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख के थोड़ा नेगेटिव व्यू है। बट मैं बॉटम अप इंडिया को, कंपनीज को देखूं,
जो हमारी स्थिति है दूसरे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से, वी आर मच बेटर ऑफ. So that makes me feel कि not to say कि I'm very very worried and I'll have to go all out in cash. ओके तो इस समय फिर इफ यू आर गोइंग ऑल आउट इन इन्वेस्टमेंट, रोहित, सबसे ज्यादा एक्सपोजर और सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको कहां पर दिख रहा है? और सभी फंड्स का जब मैं जायजा लेती हूं तो मैक्सिमम एक्सपोजर, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका प्रेजेंस ही इतना ज्यादा और इतना कमांडिंग है, वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स होते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? जहां पर एक तरफ आरबीआई लगातार दरें बढ़ा रहा है और जिसकी जरूरत भी है, हालांकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि देखिए हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी ग्लोबल इकोनॉमीज की है, तो वहां पर शायद सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हमारे लिए टेक ऑफ का एनवायरनमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक्स, फाइनेंशियल्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में? तो हर्षिता, एक तो मैं बोलूंगा कि एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो अगले 2 महीने में मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक साथ में नहीं करूंगा. नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल्स, तो हमारा तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड है, वो भी फाइनेंशियल्स में काफी ओवरवेट है. और इसका क्या रीजन है? एक तो अगर आप, अगेन मैं आपको वापस हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या हुआ है, क्या रीजन था, अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या होएगा. तो जो हमारे जो एनपीए की साइकिल्स थी जो फाइनेंशियल सेक्टर की, वो बैंक ने लास्ट 4 साल से बहुत अच्छा काम किया है. आज के दिन जो मैं जो भी बड़ी बैंक्स उठाता हूँ या मिड साइड BSE 200 में उठाता हूँ, देखता हूँ, सबकी बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन हो गई हैं, एनपीए रेशियोज कम हो गए हैं, उन्हें बहुत प्रोविजन कर दिया है. अब बेसिकली क्या है, वो लोग क्लीन स्लेट पे हैं. दूसरा, उनके पास अच्छा कैपिटल है आपको मुझे इंडस्ट्रीज को लेंड करने के लिए. सो जो प्रॉब्लम था 2018, 19, 20 में बैंकों का बैलेंस शीट का, वो बहुत क्लियर हो गया है. अदर साइड जब मैं देखता हूँ, अगर उनकी लेंडिंग की एबिलिटी बढ़ गई है, उनके वैल्यूएशन जो हाँ लास्ट 3 महीने में थोड़ा कैचअप हो गया है, लेकिन अगर मैं सब सेक्टर्स को ब्रेकअप करूं, आज के दिन भी फार्मा के अलावा बैंकिंग ही है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट दैट्स अ टेक्निकल व्यू दैट कैन चेंज एनी टाइम. राइट. प्लस हमारा ग्रोथ जो डोमेस्टिक कंपनीज की है वो ग्रोथ आ रही है. हाँ, आज के दिन फियर है, जैसे आपको मैं शुरू में बताया कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ खाली 8.5-9.5% है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ 16.5% है. तो यस, वी विल सी अ टाइम अगले 2-3 महीनों में जहां पर बैंकों को अपने डिपॉजिट रेट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज अगर उनको लेंडिंग मैच करनी है. बट टुडे with corporates being in a much better space and banking sector being in terms of asset liability and provision, it gives me the comfort कि चलो ये sector में overweight रहना even in this uncertain environment is not a wrong thing to do. And यहाँ पर फिर stance will be overweight on the private sector banks? Banking sector overweight, private of course, and select private public sector also. रोहित, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटी से ब्रेक का. आगे रोहित से पूछेंगे वो कौन सा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा बुलिश है, जहां पर उनकी उम्मीद है कि इनके फंड में मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं. उसी पर होगी चर्चा आगे.